हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल। दोस्तों, पीएससी प्री 2020 हाल ही में हुआ है। पीएससी प्री 2020 में आपका प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एकदम कठिन प्रश्न पत्र माना गया है और पीएससी ने यहाँ पर एक अपने स्टैंडर्ड से आगे बढ़ करके पुराने सरल प्रश्न पत्रों की तुलना में एक कठिन और जटिल प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए इसके ऊपर गहरा डिस्कशन होना ज़रूरी है। ये एक ट्रेंड को भी दिखाता है कि भविष्य में पीएससी के प्रश्न पत्र आईएएस के पैटर्न को या यूपीपीसीएस के पैटर्न को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे और आगे आने वाले समय में हमें जटिल और कठिन प्रश्न पत्रों के अनुसार अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, इसमें अगर हम दो भाग देखें, प्रथम भाग जो सामान्य अध्ययन भारत का हिस्सा है 1 से 50 प्रश्नों तक, यही प्रश्न पत्र कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से भरा हुआ है और ये काफ़ी जटिल हमको लगता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे गए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एकदम अब्सर्ड हैं, जिसके लिए हमको अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको पढ़ते ही भूल जाने की ज़रूरत है। वहीं हम लोग छत्तीसगढ़ का हिस्सा देखें तो ये हिस्सा उन स्टूडेंट्स को फेवर करता है जो कि अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं और जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। तो ये बहुत ही न्यायपूर्ण पेपर है और पढ़ने वाले परिश्रमी छात्रों के साथ ये जस्टिस करता है। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है ये बहुत ही लिमिटेड रहने वाला है। जैसा कि मुझे अंदाज़ा लग रहा है अपने प्राइमरी एनालिसिस से, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। इस पेपर में 100 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर 90 से 100 के बीच में आप हैं तो आप डाउट जोन में हैं, आपका बॉर्डर जोन में है, सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 100 से ऊपर मार्क्स अच्छे मार्क्स हैं। अगर 105 से ऊपर है तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मान के चलिए। दोस्तों, साकार एकेडमी सीजीपीएससी प्री, मेंस और व्यापम सभी परीक्षाओं के लिए गाइडेंस उपलब्ध कराने के लिए सजग है। 1 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बिलासपुर में और आप सभी यहाँ आकर के सीजीपीएससी मेंस और पीएससी प्री और व्यापम के एग्ज़ाम्स के लिए गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। इन कोर्सेज में साकार एकेडमी में मैं विवेक पटेल, स्वप्निल तिवारी और प्रशांत दुबे सर, हम लोग अपने क्षमता अनुसार आपको न सिर्फ गाइडेंस प्रदान करेंगे बल्कि टेस्ट के माध्यम से आपको इस नए पैटर्न के क्वेश्चंस का सामना करने के लिए हम लोग आपको तत्पर करेंगे, तैयार करेंगे। साथ ही साथ हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर इतना आपको एनालिसिस करने के लिए प्रेरित करेंगे कि भविष्य में आपको ऐसे पीएससी प्री 2020 जैसे क्वेश्चंस पेपर्स उतने कठिन ना लगें। दोस्तों, परिश्रम की जो परंपरा साकार में है वो आपको कठिन प्रश्न पत्रों का सामना करके बेहतर परफॉर्म करने का मौका देती है। वहीं रट्टा मार करके और बिना किसी आधार के चीज़ों को तैयार करने का जो शॉर्टकट है, उससे बचा करके हम आपको एक लंबी रणनीति में एक मजबूत तैयारी के लिए तैयार कर देते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन गारंटीड हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है सेट ए। सेट ए में पहला हिस्सा जो है वो जनरल स्टडीज़ का है। 1 से 50 नंबर के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 25 के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है। इसमें से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनके एक्सप्लेनेशन के लिए स्वप्निल तिवारी सर ने एक अलग से क्लास रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे प्रश्न जो हैं उस पर मैं अपने तरफ से जितने भी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग सीरीज़ के वीडियोज़ हैं इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या 1 से 25। ठीक है। सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। सेट ए स्टार्ट करते हैं। सेट ए में सबसे पहला प्रश्न है, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। स्टेटमेंट 1। ठीक है। स्टेटमेंट 2, पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा सही है? देखिए, यूपीएससी में इस ट्रेंड के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं और 4 ऑप्शंस जो दिए जाते हैं उसमें हर तरह की पॉसिबिलिटी को ये शामिल करता है।
जैसे दो स्टेटमेंट हो गए, अब एक ए बोलेगा, आपका आंसर ए बोलेगा एक सही दो गलत, दूसरा गलत है। आंसर बी बोलेगा एक गलत है दूसरा सही है। आंसर सी बोलेगा दोनों सही हैं, और आंसर डी बोलेगा दोनों गलत है। मतलब आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि दोनों सही है या नहीं। तो एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला स्टेटमेंट, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, और दूसरा स्टेटमेंट है पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो है ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, जुलाई 1951 में जेबी कृपलानी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर के किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे जेबी कृपलानी, ठीक है। संविधान समिति में झंडा समिति से जुड़े रहे हैं जेबी कृपलानी, भारत के झंडे को डिसाइड करने में इनका मुख्य योगदान रहा है। जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस की पॉलिसी से असंतुष्ट थे, और उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी गठन किया था जो समाजवादी विचारों से प्रेरित थी, लेकिन यह गठन 1951 में हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। आगे चल करके किसान मजदूर प्रजा पार्टी सोशलिस्ट पार्टी में इसका विलय हो जाता है। प्रफुल्ल चंद्र घोष और टी प्रकाशम ये दोनों शुरुआत से ही किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े थे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा बी, एक गलत है लेकिन दो सही है, ठीक है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। आप जानते हैं 1953 में भाषा आधारित पहला प्रांत जो आज़ाद भारत में बना था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तमिलनाडु से अलग, मद्रास प्रांत से अलग होकर के बना था, ठीक है। तो टी प्रकाशम कांग्रेस से अलग होकर के आंध्र आंदोलन के नेता बने थे, इसीलिए इनको आंध्र केसरी भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और ये तत्कालीन समय में जमींदारों की सभा हुआ करती थी, जो कि भारत के शुरुआती राजनीतिक संगठनों में से एक है। लैंडेड जेंट्री यानी कि ज़मींदारों के हितों की रक्षा के लिए और बंगाल में व्यावसायिक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। कलकत्ता में आधारित था, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। तो 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों समाज सुधार आंदोलन की दृष्टि से देखा जाए तो राधाकांत देव बहुत ही रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, और इन्होंने राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों का विरोध किया है, ठीक है। ये भारत की पुरानी परंपराओं जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि को बनाए रखना चाहते थे। वहीं देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, और इन्होंने जो है तत्वबोधिनी और तत्वरंजनी सभा के संस्थापक हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आपका जो है समाज सुधार के कार्य को राजा राम मोहन राय के बाद आगे बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव ये जो हैं आपके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं। राधाकांत देव अध्यक्ष थे और देवेंद्र नाथ टैगोर सचिव थे, जबकि समाज सुधार के बारे में दोनों के विचार एकदम उल्टे हैं, ठीक है। राधाकांत देव रूढ़िवादी हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये बहुत ही सुधारवादी व्यक्ति हैं, इसीलिए हम लोग देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता भी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए? एक्चुअली यहाँ पे मनोनीत नहीं, निर्वाचित होना चाहिए। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी गुजरात में हुआ था। 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन को हम लोग त्रिपुरी संकट के रूप में भी जानते हैं। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया दोनों के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के संघर्ष हुआ था। ये दोनों कैंडिडेट थे। निर्वाचन के माध्यम से इनका निर्वाचन के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव होना था। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी और युवा नेताओं के तरफ से आए थे, वहीं पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी और पुराने नेताओं का समर्थन हासिल था। 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई, ठीक है। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हैं। 1939 त्रिपुरी में भी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके आपका सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बन गए। पट्टाभी सीतारमैया की पराजय के बारे में गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के ऊपर दबाव डाला गया कि वो गांधी जी की सहायता से ही कार्य समिति का चयन करें, जबकि गांधी जी ने यह कहा कि सुभाष चंद्र बोस अपनी इच्छा से कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर सकते हैं। अब इस दबाव के सामने सुभाष चंद्र बोस झुके नहीं और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के बाद कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जो कि समाजवादी विचारों से प्रेरित था। तो इस तरह से 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए थे। वहीं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की बाकी की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की है, ठीक है।
तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। चौथा प्रश्न है 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, 1920 में भारत का पहला ट्रेड यूनियन, पहला श्रम संगठन बना है जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में, AITUC कहा जाता है इसको, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। AITUC का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और इसके सचिव थे दीवान चमन लाल। जो जोसेफ बैप्टिस्टा, ये भी श्रम नेता हैं जो कि आपके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, और VV गिरी इससे जुड़े हुए थे। आप जानते हैं 1920 में जब BNC मिल हड़ताल हुआ था छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में, तो VV गिरी इस हड़ताल के लिए मध्यस्थता करने आए थे। ये भी AITUC से जुड़े हुए थे। AITUC जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएटेड था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये दुनिया भर के श्रमिक संगठनों को गाइडेंस प्रदान करने के लिए था, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशंस से जुड़ा हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। आज भी ये संगठन जो है श्रमिकों के हितों के लिए काम कर रहा है। तो इस संगठन में भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए AITUC का गठन हुआ था, जो भारत के सभी श्रम संगठनों को इकट्ठा करके उसका एक मंच तैयार करता था। तो AITUC जो है पूरे भारत के छोटे छोटे श्रमिक संगठनों का एक अखिल भारतीय संगठन था। प्रथम अखिल भारतीय मजदूर संघ, प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो अध्यक्ष हैं इसके लाला लाजपत राय। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, और ये ILO से एफिलिएटेड था। आज के समय में AITUC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, CPI से एफिलिएटेड है। पांचवा प्रश्न है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पाटलिपुत्र का आप लोकेशन देखेंगे, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के पास है। ठीक है, और पटना का आप लोकेशन देंगे, पटना जो है गंगा नदी के दक्षिण में, उत्तर में हाजीपुर है, दक्षिण में पटना है। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में पटना है, मतलब पटना के उत्तर में गंगा है। पटना मतलब पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा है। और यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसा है, पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा है। और अगर आप मैप देखेंगे, सोन नदी पटना से काफी पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पटना से आप काफी पश्चिम जाएंगे, आपको छपरा के आसपास जो है सोन नदी जो है गंगा में मिलती हुई दिखाई देगी। सोन नदी जो कि आपका अमरकंटक से निकलती है, रिहंद और कन्हार जिसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ये राइट आंसर है, आंसर होगा बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आंसर है ए, लाला लाजपत राय, और 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, पाटलिपुत्र गंगा उत्तर से गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। 6वां 6th क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? आंसर है सी, 1922। देखिए, शांति निकेतन की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। यहाँ पर एक कला केंद्र उन्होंने बनाया। इसके बाद फिर आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी इसके यहाँ पर कलाओं के विकास के लिए जाने जाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको जो है और भी विकसित किया है। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पे की थी, जिसको 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। ठीक है, और यहाँ पर 1921 में ही कला भवन की स्थापना की गई, जो कि भारतीय चित्रकला के लिए स्थापित किया गया था। और 1922 में कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल नंदलाल बोस को बनाया गया। नंदलाल बोस महान भारतीय चित्रकार हैं। भारतीय चित्रकला को विश्व में स्थान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय चित्रकला के उद्भव और विकास में नंदलाल बोस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नंदलाल बोस के गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। और अजंता की गुफाओं से नंदलाल बोस की चित्रकला बहुत ज़्यादा प्रेरित है। पूर्णतः भारतीय इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट का विकास जो है नंदलाल बोस ने किया है। इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट, भारतीय चित्रकला। भारतीय संविधान में भी नंदलाल बोस के चित्र हमको दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ढेर सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं। ये ध्यान रखना कि नंदलाल बोस ने ही भारतीय संविधान का जो फ्रंट पेज है उसकी चित्रकारी की है। डिजाइनिंग का काम जो है नंदलाल बोस ने किया है। और इसके बाद 1954 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है पॉलिटी से।
लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। SC 84, ST 44। ध्यान रखना है ये 543 में से है। हमारे संविधान में लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 552 तय की गई है, जिसमें से 550 निर्वाचित हैं और 550 निर्वाचित में से फिर आरक्षण दिया गया है। ये उसमें का संविधान की बात नहीं कर रहा है, ये 543 सीटों की बात कर रहा है जो अभी हैं। तो 543 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति और 44 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो आज के समय में लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 अनुसूचित जाति SCs के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति STs के लिए आरक्षित है। तो आंसर है 84 और 47। 84 SCs के लिए, 47 STs के लिए, इसलिए गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखना है या नहीं रखना है ये जनसंख्या के आधार पर तय होता है, और जनसंख्या जो है अगर SCs STs की यहाँ पर्याप्त मिलती है तो परिसीमन आयोग जो है इसको आरक्षित घोषित कर सकता है। कथन तीसरा, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। ये गलत स्टेटमेंट है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति आपका भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जिसका ये भारत के संसद के द्वारा बने गए एक कानून से निर्मित होता है, डिलिमिटेशन एक्ट, परिसीमन अधिनियम। आखिरी हमारा परिसीमन आयोग अधिनियम बना था आपका 2002 में, और इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, और एक सदस्य इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके द्वारा विहित कोई इलेक्शन कमिश्नर होगा, और तीसरा सदस्य जो है उस राज्य का इलेक्शन कमिश्नर होगा जिस राज्य का जो है परिसीमन किया जा रहा है। तो इस तरह से 3 सदस्यीय ये होता है। ठीक है, परिसीमन आयोग के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। परिसीमन आयोग जो है संसद के अधिनियम से बनता है। इसका काम जो है चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण है। यद्यपि चुनावी सीटों का निर्धारण भी ये कर सकता था, पर उसको समाप्त कर किया, उसको रोका गया है अभी। तो परिसीमन आयोग जो है ये परिसीमन संसद के अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम के द्वारा स्थापित होता है। परिसीमन आयोग जो है 2 तरह के काम करता है। एक तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण, और लोकसभा और विधानसभा के सीटों के क्षेत्र का निर्धारण। ठीक है, तो परिसीमन आयोग जो भी निर्धारित करेगा इसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका 42वें संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया है, उसको बदला नहीं जा सकता, वो जितना है उतना ही रहेगा। और 84वें संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया है सन 2026 तक। यानी सन 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा, चाहे जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए। ठीक है, इसके अलावा 84वें संशोधन में यह भी स्थापित किया गया है कि 2026 तक आपका राज्यों की विधानसभा सीटें स्थिर रहेंगी, और लोकसभा सीटों में भी आपका कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्यों में भी जितनी लोकसभा सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। तो टोटल लोकसभा सीट राज्यों में, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीट सब बराबर होगा, और जनसंख्या कितना भी इधर से उधर हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परिसीमन आयोग कब कब बना है। तो 1952 में परिसीमन आयोग बना है, 1963 में और 1973 में। 1952 के परिसीमन आयोग ने 1951 की जनगणना के अनुसार जो है सीटों का निर्धारण किया था। 1963 में 1961 की जनगणना के अनुसार, और 1973 में 1971 की जनगणना के अनुसार। तो हमारा जो परिसीमन है वो 1971 की जनगणना के अनुसार हुआ। उसी के बाद से सीटों की संख्या स्थिर हो गई। तो 1976 के बाद हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं आया है, और ये जो परिवर्तन है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं भी दी जा सकती। इसके अलावा आपका 2002 में आखिरी परिसीमन आयोग बना था, कुलदीप सिंह आयोग इसको कहा जाता है। इसने जो है 2001 की जनगणना के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं का निर्धारण किया है, और आरक्षित सीटों की सीमाओं का भी निर्धारण किया है। लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या पहले से तय थी, लेकिन आरक्षित सीटों की सीमाओं का निर्धारण, यानी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्धारण, ये परिसीमन आयोग ने लिया है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो परिसीमन आयोग संसद के द्वारा स्थापित अधिनियम से बनता है। सरकार इसका स्थापना करती है। ठीक है, सरकार इसकी नियुक्ति करती है। इसका काम है लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण, है ना, और कौन सा क्षेत्र आरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा इस बात का निर्धारण। लेकिन टोटल
लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी ये संविधान में तय है। विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी ये तय कर दिया गया है। इसके लिए जो है ये कितनी सीटें तय होंगी ये परिसीमन आयोग तय नहीं करता है, लेकिन कौन सा क्षेत्र आरक्षित होगा ये परिसीमन आयोग तय करता है। तो इसके हिसाब से आंसर सी सही है। कथन 1 और 3 गलत हैं, कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जनता सरकार आई थी, इन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था क्योंकि इसमें बहुत लिटिगेशन होते थे। कथन 2, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। इसी संशोधन में 44वें संशोधन में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार जो भाग 12 में है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, है ना, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध आता है भाग 12 में। इसके चैप्टर 4 में अनुच्छेद 300A, 300 क भी कहा जाता है इसको, इसके तहत ये विधिक अधिकार बन गया। इसमें यह लिखा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट लिखा है, तो ये विधिक अधिकार है। दोनों ही कथन सही है, तो आंसर होगा सी। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। 90 नंबर का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो स्वप्निल सर के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन चुनिए, और इसमें सही कथन है आंसर बी, मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम बताइए। इसमें आंसर होगा डी, आपका गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। ठीक है, आंसर 11, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है। ये ट्रिक क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, निकल और जिंक का एक मिश्र धातु है। कॉपर, निकल, जिंक। कॉपर 60%, निकल 20%, जिंक 20%। ये सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमकदार दिखता है, इसीलिए इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है। ये जर्मनी वालों ने बनाया था और चांदी की तरह चमकदार था। बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। चांदी के प्लेट और चम्मच जैसा दिखने वाला बर्तन आपका जर्मन सिल्वर का अक्सर होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है, तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 12, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सही कथन चुनना है। अब ध्वनि के बारे में मैं आपको पहले से बता दूं, ध्वनि की तरंगों का जो है स्पीड, ध्वनि की तरंगों की गति माध्यम के आपका घनत्व से अनुक्रमानुपाती होती है। डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, घनत्व जितना ज्यादा होगा ध्वनि की गति उतनी ज्यादा होगी। यही वजह है कि ट्रेन की आवाज़ जो हवा से होकर के आती है वो हमको देर से सुनाई देती है, लेकिन पटरी जो कि ज़्यादा घनत्व वाला है उसमें ध्वनि जो है वो उस गति तेज होती है, हम लोग को पटरी में जल्दी सुनाई देता है। ठीक है, तो घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ेगी। अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमको ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ध्वनि की गति धीमी है हवा में, लेकिन पटरी में हमको सुनाई दे रहा है, पटरी का घनत्व ज़्यादा है तो ध्वनि की गति तेज है, इसलिए पटरी में हम लोग को ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो उसी आधार पर हम लोग इसको निकालेंगे। कथन 1, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठीक है, ठोस से गैसीय अवस्था, ठोस का घनत्व ज्यादा है, गैस का कम है, तो ध्वनि की गति ठोस में ज्यादा होगी, गैस में कम होगी, यानी ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, डेंसिटी कम। कथन 2, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो किसी भी माध्यम में तापमान को कम करेंगे तो घनत्व बढ़ता है। ठंडा होने के बाद चीजें जम जाती है, घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे पानी का घनत्व कम होता है, जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं वो जम जाता है। बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है। तो किसी भी माध्यम में तापमान को कम करते हैं घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ते ही ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। घनत्व ज़्यादा, ध्वनि की गति ज़्यादा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है, तापमान कम करते हैं ध्वनि गति बढ़ जाती है। कथन 3, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम माध्यम में कम होती है। घनत्व की दृष्टि से देखा जाए कांच ज्यादा घनत्व का है, एल्यूमिनियम कम घनत्व का है। ठीक है, कांच ज्यादा घनत्व का है तो ध्वनि की गति ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम कम घनत्व का है, ध्वनि की गति कम होगी। तो कांच माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम माध्यम में कम रहती है, एकदम सही है। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आंसर होगा ए। कथन 1, 2 और 3 सभी सही है। ठीक है। 13, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं।
मैक्रो न्यूट्रिएंट, देखिए पौधों में दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब बड़ी मात्रा में जो चाहिए, मैक्रो माने ज्यादा मात्रा में चाहने वाले जो पोषक तत्व चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहने वाले पोषक तत्व हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को कम चाहिए, उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज्यादा चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा पोटेशियम। आंसर होगा 13वां का आंसर होगा ए, पोटेशियम। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पौधों को 9 प्रकार के मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वृद्धि के लिए, जिसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सामान्य रूप से मिल जाता है। फिर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या पोटेशियम। तो ना एनपीके खाद जब हम डालते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो पौधों को वो मिल जाता है। इसके बाद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें से पोटेशियम है, पोटेशियम इज द राइट आंसर, 13 का ए, पोटेशियम। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व, और ये हैं आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, निकल, कोबाल्ट, सोडियम और सिलिकॉन। तो ये 11 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है? तो देखिए, पारा प्रदूषण के स्रोत जो हैं इसमें 4 दिए हुए हैं। 1 कीटनाशक, 2 डेंटल अमलगम फिलिंग्स जो दांत में भरने के काम आता है। ठीक है, डेंटिस्ट लोग दांत भरने के लिए यूज करते हैं। तीसरा है फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प जो है वो आपका हल्की रोशनी देने वाला लैंप होता है, फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं। हल्का ग्रीन कलर का रोशनी देने वाला ऐसा लगा होता है, आपका डिस्को में लगा होगा, और जो हमारे साइन बोर्ड्स होते हैं उन साइन बोर्ड्स के पीछे में फ्लोरेसेंट लैंप लगा होता है। और चौथा है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। तो मरकरी या पारा Hg किस में है? तो कीटनाशक में भी होता है, डेंटल अमलगम में भी। अमलगम शब्द आते ही मरकरी इसमें आ जाता है, मरकरी और सिल्वर को मिला करके बनता है। ठीक है, मरकरी और एल्यूमिनियम को भी मिला के बनता है। फ्लोरेसेंट लैंप पे भी मरकरी होता है। और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मरकरी निकलता है, लेकिन कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में भारी मात्रा में कोयला जलाने की वजह से वो मरकरी पर्याप्त हो जाता है। तो इस तरह से आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, सभी पारे के स्रोत हैं। तो पारा प्रदूषण के स्रोत चारों हैं, कीटनाशक, डेंटल अमलगम फिलिंग्स, फ्लोरेसेंट लैंप और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 सभी। 15, क्वेश्चन नंबर 15, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उत्तल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, क्योंकि रोशनी टकरा करके दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, तो असली जो प्रकाश की किरण है वो हमको मिलती नहीं है। अनंत में अगर कोई सामान रखा हुआ है तो उससे 2 किरणें आएंगी जो दोनों एक्सिस के पैरेलल में रहेंगी, है ना, अक्ष के पैरेलल में, और आकर के एक बिंदु पे मिल जाएंगी। यानी आपका प्रतिबिंब आभासी और सूक्ष्म होगा, बहुत छोटा होगा। वहीं अगर तो आंसर होगा ए, आभासी और सीधा। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का होगा आंसर ए, आभासी और सीधा। तो किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा। 16वां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? देखिए, बायोलॉजी का टफ क्वेश्चन है, आंसर है बी, 18। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 तरह के रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, डार्क रिएक्शन में जो है C3 और C4 साइकिल चलते हैं। C3 साइकिल में आपको 18 एटीपी के अणुओं के माध्यम से एक ग्लूकोज का अणु बनता है। C4 साइकिल में आपका 36 एटीपी के अणुओं से एक ग्लूकोज का अणु बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए, कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, सूची 2 शामिल राज्यों की संख्या। ठीक है, इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर होगा ए, 1, 2, 3, 4 महादयी जल विवाद, गोदावरी, नर्मदा और महानदी, ये प्रॉपर आंसर है। एक्सप्लेनेशन आपको सप्लीमेंट्री आंसर की क्लास में मिलेगा। 18वां, निम्नलिखित में से किसका किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो और उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? देखिए, आंसर होगा डी, केवल 3, CH भाभा। तो देखिए, 1946 सितंबर 1946 में जो मंत्रिमंडल बना और 15 अगस्त 1947 को जो मंत्रिमंडल बना, 2 अलग अलग मंत्रिमंडल बने हैं। सितंबर 1946 के मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग भी शामिल थी, और 15 अगस्त 1947 के मंत्रिमंडल में आपका स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था, पाकिस्तान उसमें अलग हो गया था। तो दोनों मंत्रिमंडल में ये चारों मेंबर कॉमन थे।
जगजीवन राम 1946-47 दोनों में श्रम मंत्रालय संभाल रहे थे। राजेंद्र प्रसाद दोनों ही मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह दोनों ही मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। लेकिन आपका 1946 के मंत्रिमंडल में CH भाभा जो हैं, कावस जी होरमुज जी भाभा, ये जो है खान और विद्युत मंत्रालय संभाल रहे थे। 1947 के मंत्रिमंडल में ये वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य और श्रम मंत्रालय संभाल रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस है। आंसर है डी, केवल 3, CH भाभा। 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? बहुत ही सरल प्रश्न है ये, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो। 1, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 3, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, 4, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आंसर है सी, केवल 2। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत बना है, संसद के कानून से। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत इसको बनाया गया है। 338B में NCBC बना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो आज हाल ही में चर्चा में था, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA एक्ट 2008 के तहत बना हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बना हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ 2, आंसर है सी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए और कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राज्य मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। सूची 2 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। देखिए, जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अगर उस राज्य में कोई सरकार नहीं बन पा रही है, किसी भी व्यक्ति के पास बहुमत नहीं है, सरकार नहीं बन पा रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है। या फिर संवैधानिक व्यवस्था ठप हो जाने के आधार पर राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को पत्र लिखता है तो धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो किसी भी तरह से राज्य में सरकार नहीं, मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा ही। उस आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मणिपुर में। मणिपुर में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 210। मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बी, उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सी, बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और डी, उड़ीसा में 6 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, 2314। आंसर नंबर 21, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। किसी भी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब वह संबंधित अच्छा, ऑप्शंस हैं। 1, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े वैध मतों का कुल 6% प्राप्त कर पाई हो, ठीक है। संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। दूसरा, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। तीसरा, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो। या चौथा, वह किसी राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। देखिए दोस्तों, राज्य पार्टी की मान्यता के लिए कुछ नियम हैं। नंबर 1, किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल 8% वैध मतों का 8% हासिल किया हो। वो यहां पे ऑप्शन में नहीं है, हटा देते हैं। किसी विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% और 2 सीटें हासिल किया हो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में 6% मत तो हैं, लेकिन 2 सीटों का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में, दूसरे नंबर के विकल्प में दिया है कि वह संबंधित राज्य में आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाए हो, पर 2 सीटों के साथ 6% वोट भी हासिल करना जरूरी है। तो ये 1 और 2 अगर एक साथ होते तभी सही होते, अलग अलग सही नहीं है। राज्य पार्टी के लिए लोकसभा में भी कुछ शर्तें हैं। लोकसभा इलेक्शन में आपका कुल मतों का 6% और कम से कम 1 लोकसभा सीट हासिल किया हो। तो ये तीसरा जो 4% मत वाला है वो भी सही नहीं है, ठीक है। और चौथा तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह से देखें तो चारों स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो 21 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों के चारों गलत हैं, क्योंकि कोई भी अपने अकेले स्टैंडिंग में राज्य पार्टी की मान्यता को स्थापित नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर होगा इसमें डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य आंसर 21 का डी। 22, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? आंसर है ए, 1848।
1848 में जन्मे चित्रकार राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले देवी देवताओं के चित्र बनाने प्रारंभ किए और इन्होंने लिथोग्राफ के माध्यम से चित्रों का मास प्रोडक्शन शुरू किया। आम आदमी को जो देवी देवताओं का स्वरूप दिखाई देता है वो राजा रवि वर्मा की वजह से ही है। महान भारतीय चित्रकार हैं। आंसर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें आंसर होगा सी, केवल 3 और 4 सही हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको स्वप्निल सर की क्लास में मिलेगा। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, नहीं है। शनि ग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है लेकिन शनि का नहीं है। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस वलयों से घिरा है, बिल्कुल सही। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन, ऐसे बात कर रहे हैं, और क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, आंसर है डी, थियोडोलाइट। ठीक है, अल्टीमीटर ऊंचाई नापता है, सिंक्लाइन जो है वो एजीमथ के नाप करने के लिए है, वेवल प्रोट्रैक्टर अलग तरह के मापन के लिए है, थियोडोलाइट जो है वो सिर्फ एंगुलर डिस्टेंस नापता है, कोणीय दूरी, और ये कोणीय दूरी मीटर में नहीं एंगल में नापी जाती है। थियोडोलाइट जो है एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें यहाँ पर जो है अलग प्रोट्रैक्टर होता है, चांदा होता है। ठीक है, आप जो है किसी भी वस्तु का आप क्षैतिज एंगल भी नाप सकते हैं और ऊर्ध्वाधर एंगल भी नाप सकते हैं। तो एलिवेशन और एजीमथ दोनों नापता है थियोडोलाइट। क्वेश्चन नंबर 25, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जूट एक रबी फसल है। दूसरा, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। तीसरा, भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्रों पर सीमित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है स्वप्निल सर के हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बी, केवल 2 और 3 सही हैं। जूट एक खरीफ की फसल है बेसिकली। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे के प्रश्नों के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, और देखते रहिए साकार एकेडमी, और जल्द से जल्द हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए जो 1 मार्च 2021 से प्रारंभ हो रही है बिलासपुर में। थैंक यू।